हम इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां कितनी ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। लेकिन क्या हम इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों से भी ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली कोई और इंजन भी है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जो इससे ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है? नॉर्वेगियन यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च के मुताबिक ऑन रोड आने से पहले एक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी 13,608 किलोग्राम के लगभग कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करती है, जिसकी वजह से हर साल लगभग 36,000 के करीब लोगों की जान चली जाती है। इसका मतलब ये है कि वो ईवी यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी जिसको लोग एनवायरमेंटल फ्रेंडली समझ रहे हैं, वही गाड़ी लोगों की जान लेने का बायस भी बन रही है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आखिर है क्या? इसका सॉल्यूशन है टोयोटा की जानिब से बनाया जाने वाला बिल्कुल ब्रांड न्यू इंजन जो कि हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी से चलने वाला है। ये इंजन इलेक्ट्रॉनिक या पेट्रोल से नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलेगा और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड खींचेगा, वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा, जिस बाय प्रोडक्ट को आप ज़रूरत पड़ने पर पी भी सकते हैं। अगर इस इंजन की एफिशिएंसी की बात करी जाए तो ये इंजन ईवी मोटर्स के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा एफिशिएंट भी है। और इस इंजन ने अपने प्रोटोटाइप स्टेज में ही टेस्ला के सबसे ज़्यादा सेल होने वाले YEV को रिप्लेस कर दिया है। इसको कंपेयर करने के लिए ये बात देखी जा सकती है कि टोयोटा का ये इंजन एक बार फिल होने के बाद 650 किलोमीटर तक एफिशिएंसी दे सकता है, जिसकी रीफिलिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का वक्त दरकार है। जबकि टेस्ला का मॉडल Y सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर तक ही जा पाता है और इसको रीफिलिंग या फिर रिचार्ज करने के लिए पूरे दिन चार्ज पर लगाना पड़ता है। इस तमाम कहानी से ये बात तो वाज़ेह हो रही है कि टोयोटा ने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को या फिर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को एक धोबी पछाड़ तो दी है, लेकिन क्या दर हकीकत ऐसा ही है? ये काम मुकाबले का नहीं बल्कि टोयोटा को मजबूरी में करना पड़ा और अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी सेल को बरकरार रखने के लिए ये काम करना टोयोटा के लिए मजबूरी भी बन चुका था। इस कहानी का आगाज़ उस वक्त होता है जब US गवर्नमेंट की जानिब से टोयोटा की नॉर्मल गाड़ियों के ऊपर बैन लगा दिया गया था, क्योंकि 2005 से 2015 तक गाड़ी बेचने की रेस में टोयोटा सबसे आगे था और इसका जो नंबर था गाड़ी बेचने का वो सबसे ज़्यादा था। लेकिन इन 10 सालों तक एक चीज़ थी जिसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई टोयोटा की जानिब से, वो थी गाड़ियों के टेल पाइप्स। यानी कि टेल पाइप्स में बिना कोई अपग्रेडेशन किए ये गाड़ियां मुसलसल तौर पर भेजी जा रही थीं। और फिर जैसे ही ये बात US एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की नज़र में आई तो उन्होंने टोयोटा से तमाम तर तफसीलात मांगी, जिसे टोयोटा की जानिब से प्रोवाइड नहीं किया गया। और फिर US गवर्नमेंट की जानिब से टोयोटा पर क्लीन एयर एक्ट को वायलेट करने के चार्जेस लगा दिए गए और इन पर $180 मिलियन के फ़ाइन को भी लगा दिया गया। अब टोयोटा की सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि टोयोटा ये फ़ाइन भरता तो उसे खासा नुकसान होता उसकी सेल्स पर, और अगर वो ये फ़ाइन ना भरता तो उनकी गाड़ियों के ऊपर बैंड लगा दिया जाता। और फिर ऐसा ही हुआ भी कि अगले 2 सालों में इनकी सेल्स ड्रॉप होती हुई नज़र आए और फिर 2020 में दुनिया को तबाह करने वाला कोविड सबके सामने आ चुका था। और फिर हर तरह की कंपनी ने एनवायरनमेंट को फोकस करना भी शुरू किया, लेकिन टोयोटा का फोकस इस वक्त तक भी सिर्फ नॉर्मल कंबशन इंजन के ऊपर ही था और इन्हें किसी किस्म की इनोवेशन की सूझ भी ना रही थी, जिसकी वजह से इनकी सेल्स दोबारा से 20% तक गिरती हुई नजर आई। और इस लॉस को मद्देनज़र रखते हुए टोयोटा ने अपना फोकस हाइड्रोजन इंजन की तरफ किया और जिसके लिए उन्होंने यामाहा के साथ कोलैबोरेट भी किया। और इस कोलैबोरेशन के नतीजे में बियॉन्ड ज़ीरो कैंपेन को लॉन्च किया गया, जिसके अंदर एक ऐसा इंजन बनाना था जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। और फिर हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला इंजन, इसका नतीजा भी निकल के सामने आया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा रुकने की ज़रूरत है, क्योंकि हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करके इंजन को चलाने का आइडिया टोयोटा का था ही नहीं। हाइड्रोजन इंजन की कहानी का आगाज़ होता है 18th सेंचुरी में, जब एक स्विस आर्मी के इंजीनियर फ्रैंकोस इसाक दे रिवास जब कैनन फायर कर रहे थे तो उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना
इंजन को किसी भाप की जगह एक्सप्लोसिव मटेरियल से चलाया जाए। उसके लिए उन्होंने एक ऐसा प्रिमिटिव इंजन डिजाइन किया जिसके ऊपर बैलून लगा करके हाइड्रोजन फ्यूल की रिफ्यूलिंग की जाती थी। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हर बार इसको मैनुअली स्टार्ट करना पड़ता था और फिर रिफ्यूलिंग करने के बाद सिर्फ ये 6 मीटर तक ही चल पाता था और ये इतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाया और इसको स्क्रैप कर दिया गया। लेकिन 18 सेंचुरी में ही मज़ीद कहानी आगे बढ़ती है और फिर एक बेल्जियन इंजीनियर एटियन लेनोर ने इलेक्ट्रोलाइसिस पर चलने वाली पहली हिप्पो मोबाइल बनाई, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है जो कि फॉसिल फ्यूल से आती है। और फिर ये कहानी दोबारा से फॉसिल फ्यूल पर ही शिफ्ट हो गई और फिर 2 फॉसिल फ्यूल पर चलने वाले इंजन यानी कि डीजल और पेट्रोल इंजन का इजाद हुआ, लेकिन हाइड्रोजन इंजन की कहानी कहीं बीच में ही गुम हो गई। लेकिन फिर 1966 में ये कहानी मज़ीद आगे बढ़ी और फिर जनरल मोटर्स कंपनी ने रॉकेट फ्यूल को नॉर्मल गाड़ियों में इस्तेमाल करने के काबिल बनाने वाली टेक्नोलॉजी पर काम करने का आगाज़ किया और फिर अपोलो मिशन के क्रायोजेनिक हाइड्रोजन टैंक से इंस्पिरेशन ले करके पहली कार बनाई जिसका नाम इलेक्ट्रोवेन रखा गया। लेकिन इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा खतरनाक बात ये थी कि ये गाड़ी किसी हाइड्रोजन बम से कम ना थी, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के ही सिलेंडर थे और हमें मालूम है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही एक्सप्लोसिव गैसेस हैं। इनके पास उसका भी सॉल्यूशन था, लेकिन इस गाड़ी को चलाने के लिए किसी रॉकेट साइंटिस्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर इसका डैशबोर्ड देखा जाए तो वो किसी रॉकेट के डैशबोर्ड से कम ना था। और सबसे बड़ा मसला ये था कि इस गाड़ी का जो इंजन था उसे काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी रिक्वायर्ड थी, क्योंकि बज़ाहिर देखने में तो ये 6 सीटर वैन की जैसी थी, लेकिन इसकी सारी जगह इसका इंजन ही ले लेता था और इसके अंदर सिर्फ 2 बंदे ही बैठ सकते थे। और यही वजह थी कि ये वैन कभी कमर्शियल मार्केट में आई नहीं, लेकिन जनरल मोटर इन तमाम तर मसलों पर काम कर रहा था। मगर फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिसके नतीजे में इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना ही बंद कर दिया गया। दरअसल इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जगह पर टेस्टिंग के दौरान एक हाइड्रोजन गाड़ी का फ्यूल टैंक ब्लास्ट हो गया, जिसके छींतड़े आधे किलोमीटर तक फैले और फिर दुनिया ने इस बात को इस तरीके से लिया कि ये गाड़ी किसी बम से कम नहीं है। लेकिन ये थी माजी की बातें इस हाइड्रोजन इंजन के पीछे, जो कि अब दुनिया की नज़रों के सामने हैं। लेकिन टोयोटा ने इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर काम किया कैसे, ये कहानी अब आगे। इस इंजन में जितने भी प्रॉब्लम्स थे टोयोटा ने उन पर एक एक करके काम करना शुरू किया। सबसे पहले सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए काम का आगाज़ किया गया, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले फ्यूल टैंक के ऊपर काम किया। बेसिकली इलेक्ट्रोवेन्स के अंदर जो फ्यूल टैंक इस्तेमाल किए गए थे वो एल्युमिनियम और स्टेनलेस स्टील के थे, जिसमें फ्यूल टैंक फटने का जो सिलसिला था वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था। इस फ्यूल टैंक के फटने को मद्देनज़र रखते हुए टोयोटा ने एक ऐसे मटेरियल का इनेकाद किया जिसके अंदर उसकी जो लीकेज का सिलसिला है वो भी कम था और वो लाइट वेटेड भी था, यानी कि उसे कैरी करना भी आसान था। उस मटेरियल का नाम था कार्बन फाइबर, जिसकी मदद से ये टैंक्स 10,000 PSI का प्रेशर झेल सकते थे। लेकिन इनके मुकाबले में वो पुराने टैंक्स सिर्फ 3,000 PSI का ही प्रेशर बर्दाश्त कर सकते थे। इन टैंक्स का इस्तेमाल करते हुए टोयोटा ने सबसे पहली हाइड्रोजन कार लॉन्च की, जिसका नाम टोयोटा मिराई रखा गया। लेकिन इतनी ज़्यादा जदीद होने के बाद भी ये गाड़ी ज़्यादा फ़रोख्त नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम ये था कि उसकी फ्यूल सेल एफिशिएंसी कम थी। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्यूल सेल्स इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि एनर्जी 2 अलग अलग प्रोसेस से गुजरती है। पहला इलेक्ट्रिक से केमिकल एनर्जी तक, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, और सेकंड केमिकल टू इलेक्ट्रो एनर्जी, जिसे रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इन 2 कन्वर्जेंस की वजह से टोयोटा मिराई सिर्फ 20 to 25% ही एफिशिएंसी प्रोड्यूस कर पा रही थी, जबकि इनके मुकाबले में EV 70 to 80% तक एफिशिएंसी दे रही थी। और फिर इलेक्ट्रोलिसिस के लिए लगने वाले एनोड और कैथोड सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो इलेक्ट्रोलाइज की वजह से डैमेज होते हैं, जिनकी वजह से सेल की एफिशिएंसी कम हो जाती है, जिसके लिए टोयोटा ने दोबारा से इस टेक्नोलॉजी पर शुरू से काम किया और पुराने इंजन की तरह डायरेक्ट सोचा गया कि इस इंजन को डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइसिस के बिना हाइड्रोजन गैस से डायरेक्ट चलाया जाएगा, जो कि एक मास्टर स्ट्रोक भी साबित हुआ।
दरअसल ईवी कार्स में इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस फॉलो होता है जो कार के फ्यूल सेल में होता है। नॉर्मल कार्स में इंजन के 4 पार्ट्स में एनर्जी जनरेट होती है। पहले एयर और फ्यूल एक टैंक में मिक्स होता है, दूसरा पिस्टन उसे ऊपर की जानिब कंप्रेस करता है, तीसरे स्टेप में स्पार्क प्लग इग्निशन देता है और फिर चौथे स्टेप में कंबंशन के बाद फ्यूल से निकलने वाली गैस एग्जॉस्ट हो जाती है। तो टोयोटा की मास्टर स्ट्रेटजी ये थी कि इन्होंने एक फ्यूल इंजन में एयर और हाइड्रोजन को पंप करके कंप्रेस करना स्टार्ट किया और बाकी का प्रोसेस सेम इंजन की तरह ही रहने दिया। ये स्ट्रेटजी नई नहीं है, पुरानी है, लेकिन बेसिकली हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हुए इस स्ट्रेटजी का जो सिलसिला था वो नया साबित हुआ और ये आइडिया किसी ने पहले एग्जीक्यूट भी नहीं किया था। और इसकी खासियत ये है कि जहां पर दूसरे इंजन 20% एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं और वहीं पर H2 इंजन यानी कि हाइड्रोजन इंजन 40 से 50% तक एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि इसकी एफिशिएंसी आखिरकार डिटरमाइन होती कैसे है, और वो डिटरमाइन होती है कंबंशन के बाद बचने वाले रेसिड्यू से। डीजल, पेट्रोल और बाकी के फ्यूल्स पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाते और इनमें रेसिन्यू को छोड़ते हैं जो वेस्टेज को जनरेट करता है। वहीं दूसरी तरफ हाइड्रोजन की एनर्जी डेंसिटी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो कंप्लीटली बर्न हो करके ज्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। एक एग्जांपल से अगर इसको समझा जाए तो एक नॉर्मल डीजल इंजन 45 मेगाजूल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जबकि हाइड्रोजन गैस 120 मेगाजूल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये स्टेप बाय स्टेप सिलसिला सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक बेहतरीन कामयाबी है, लेकिन अभी भी एक मसला अपनी जगह मौजूद है। वो ये है कि हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए, क्योंकि ये एक काफी ज्यादा खतरनाक मरहला है, जिसकी मिसाल 1937 में हिंडनबर्ग डिजास्टर भी है, जिसमें एक हाइड्रोजन से भरी एयरशिप पलक झपकाते ही राख हो गई थी और फिर इस हादसे में 35 लोगों की जान भी चली गई। और ऐसा कुछ फ्यूचर में ना हो जिसके ऊपर काम करते हुए साइंटिस्ट ने, वो ये है कि डायरेक्टली हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशंस के ऊपर हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसका स्टार्ट सोलर पैनल से होगा। लेकिन ये सोलर पैनल्स काफी ज्यादा महंगे थे, जिसका हल भी अब निकाल लिया गया है। रिसेंटली IEEE स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग जापान की एक यूनिवर्सिटी ने ऐसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स डेवलप कर लिए हैं जो फोटो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। हमें मालूम है कि वाटर इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, जो प्रोवाइड करता है एनोड और कैथोड, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली जनरेट किए जाते हैं। लेकिन ये फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स यानी कि इनके एनोड और कैथोड अलग अलग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे। इस प्रोसेस में एनोड को टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो एन टाइप फोटो कैटलिस्ट है और कैथोड को सिलिकॉन कार्बाइड जो पी टाइप कैथलिस्ट है उसे डोप किया गया है। जैसे ही सन की रेडिएशंस इस सेल्स के ऊपर गिरती हैं तो इसमें लगा हुआ टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूवी रेस को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स यूवी एनर्जी पर एक्साइट होते हैं और फिर ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड तक करंट के फॉर्म में फ्लो करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और इसी मेथड को हाइड्रोजन स्टेशन पर H2 प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। और ये इंजन इतना ज्यादा मजबूत और एफिशिएंट है कि ये कैपेसिटी रखता है कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री यानी कि ईवी इंडस्ट्री को रिप्लेस कर सके। और साथ ही में टोयोटा अब अपने नॉर्मल इंजन्स के ऊपर भी काम कर रहा है, जिसमें आने वाले वक्तों में हमें जिद्दत नजर आएगी।